हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यही सवाल बिल्कुल बनने ही वाले हैं। तो आप लोग इससे पहले भी हमने भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के नाम से जो है कई वीडियोज़ बनाए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय एवं विश्व भूगोल के नाम से। उसी में वह सब वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर जाके देखें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जाके देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा प्लेलिस्ट को, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। अब आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है। तो देखिए दंडकारण्य योजना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य योजना स्थित है। देखिए दंडकारण्य एक पठार भी है जहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज बाहुल्य वाला क्षेत्र है। तो दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है और खनिज संपदा से विपुल रूप से प्रसिद्ध है। और सभी पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ कोयला से ले लो और भी अन्य पदार्थ जो है खनिज पाए जाते हैं छोटे नागपुर के पठार में। तो छोटा नागपुर पठार जो है की सबसे ऊँची जो चोटी है पारसनाथ है। तो पारसनाथ छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का प्रचुरतम स्रोत है। अगला सवाल देख लेते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए अब यह राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा और थोड़ा सावधान रहिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए काली नदी जो है भारत और नेपाल दो देशों के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। तो नेपाल भारत का एक पड़ोसी राज्य है, और राज्य नहीं दो देश कह सकते हैं, तो देश है। तो भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके साथ सीमा साझा करती है काली नदी। यह काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलोर है और कर्नाटक में ही भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, चंदन एक बहुत ही बहुमूल्य पौधा होता है और इसकी लकड़ी का उपयोग काफ़ी सारे कामों में किया जाता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है। तो देखिए हम्बोल्ट धारा है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट के पास होकर बहने वाली धारा है हम्बोल्ट धारा। अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है। तो देखिए डोनवास जो कोयला क्षेत्र है वह यूक्रेन देश का कोयला क्षेत्र है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है और अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है और यूरोप में जो है खनिज संपदा से भरपूर डोनवास कोयला क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये यूक्रेन देश में है। डोनवास कोयला क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा यूक्रेन देश में है और यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कल भी हमने ये पढ़ा था, तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, इसी सवाल का दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, 2 बार सवाल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आज कम सीखने को मिलेगा लेकिन रिवीजन तो हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो देखिए भूमध्य रेखा का देखिए भारत का जो स्थान इंदिरा पॉइंट है, जिसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी कहा जाता है और यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह जो बिंदु है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकटतम है। अगला सवाल देख लेते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए कावेरी नदी जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है और देखिए कावेरी नदी में जल विवाद भी काफ़ी होता रहता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य और केरल में, इन तीनों राज्यों में हमेशा जल विवाद छिड़ा रहता है कि कावेरी का जल कौन ज़्यादा उपयोग करेगा, कौन कम उपयोग करेगा। तो यह झगड़े वाली भी नदी है। इसके लिए कई बार केरल के हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा भी पहुंच जाता है, हाई कोर्ट तक मुकदमा तो पहुंचता ही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मुकदमा पहुंच जाता है। छोड़िए, सवाल मेन ये है कि कावेरी नदी जो है किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली नदी है कावेरी। कावेरी काफ़ी पुरातन नदी भी है और इसको पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत में इस नदी की मान्यता एकदम गंगा नदी की जैसी है। जैसे हम उत्तर भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, तो उसी तरह कावेरी नदी भी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो देखिए, काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय। तो देखिए, नदियों के हिसाब से जो हिमालय का विभाजन किया गया है, उसी में जो है नेपाल हिमालय की बात की जाए तो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय आता है उसे नेपाल हिमालय का नाम दिया जाता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल, स्फीयर, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो देखिए, जो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, 5 मंडल होते हैं, उसमें जो आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, उसी में जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित किया जाता है या रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारी चलती हैं। टीवी से लेकर आपके मोबाइल से लेकर कोई भी वायरलेस चीज़ है, ये सब रेडियो तरंगों से ही संचालित होती हैं। तो वायुमंडल की जो परत है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, वहीं से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी में वापस आ जाती हैं, जिससे सारा वायरलेस काम होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो देखिए, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और यहाँ चूड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और कांच की चूड़ियाँ पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा यहीं बनाई जाती हैं। तो कांच के कुटीर उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह सवाल आप एक्स्ट्रा तौर पर याद रख लीजिएगा। बोकारो तथा भिलाई लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए? तो देखिए, पूर्व जो सोवियत संघ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया था। उसके बाद बोकारो जो है इस्पात संयंत्र भी लगाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इन दोनों जो लौह इस्पात कारखानों की जो निर्माण हुआ या स्थापना हुई, भारत और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई। तो भारत देश को जो है इसमें जो है सहायता पूर्व सोवियत संघ देश ने जो है दिया है। वर्तमान समय में सोवियत संघ टूट गया है। वर्ष 1993 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया है। तो जो उसका सबसे बड़ा टुकड़ा है रूस है और अन्य भी कई देशों में यह अलग हो गया है। मेन बात यह है कि बोकारो तथा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है कारखाने किस देश के सहयोग से लगाए गए? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाए गए। रूस आता है अगर ऑप्शन में और पूर्व सोवियत संघ आता है तो आप लोग पूर्व सोवियत संघ ही लगाइएगा, रूस नहीं लगाइएगा दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं, मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, साइलेंट घाटी परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, मूक घाटी परियोजना जो है केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, देश का जो सर्वप्रथम सुपर फास्फेट का कारखाना था, सुपर फास्फेट खाद का कारखाना था, वह रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, वहीं के रानीपेट नामक स्थान पर जो है देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद कारखाना स्थापित किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, जो बिजली से चलने वाले इंजन हैं उनका निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल में होता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल में ही बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण होता है। आप लोग यह सवाल याद रखिएगा। तो रेल के जो इंजन बिजली से चलते हैं उनका निर्माण भोपाल में होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है और वहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल देख लेते हैं, जनसारी, खरवार एवं थारू जनजातियाँ, देखिए थग्यारू नहीं है, थारू होना चाहिए, मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, जनसौरी, खरवार तथा थारू जनजातियाँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश अपने ही राज्य में निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ जनसौरी, खरवार तथा थारू। अगला सवाल देख लेते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा ही पसंद आ रहा तो दोस्तों लाइक करते रहिएगा, जिससे मेरा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टाटा समूह की कंपनी है।
तो यह स्टील और आयरन से जो है स्टील का निर्माण करती है और लौह से शुद्ध लौह भी निकालती है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टाटा की कंपनी है। अगला सवाल देख लेते हैं, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो यह सवाल शायद हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर लिया है, तो कोई बात नहीं, एक सवाल और आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। तो केरल राज्य में जो है भारत का सर्वाधिक थोरियम जो है निकाला जाता है। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो देखिए जो नैवेली लिग्नाइट निगम है वह तमिलनाडु राज्य में जो है लिग्नाइट कोयला का उत्पादन करता है, लिग्नाइट कोयला जो है निकालता है। तो लिग्नाइट जो है कोयला का प्रकार है, जिस प्रकार एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट जो है तीसरे क्रम का सबसे अच्छा कोयला है और चौथे क्रम का सबसे अच्छा कोयला पीट है। सबसे अच्छा कोयले की बात की जाए तो एंथ्रेसाइट है। तो भारत में जो है तीसरे नंबर के जो कोयले का जो है निकासी होती है या उत्पादन होता है नैवेली लिग्नाइट निगम के द्वारा, वह तमिलनाडु राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालती है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? तो देखिए ये जो ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अगला सवाल देख लेते हैं, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो देखिए जोजिला दर्रा अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, और यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो लेह भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो लेह केंद्र शासित प्रदेश और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह जोजिला दर्रा है। अगला सवाल देख लेते हैं, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया? तो देखिए जो पूर्वी तट है उसको दो भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग है तथा काकीनाड तट उत्तर का भाग। तो देखिए उत्तर के भाग को जो है पूर्वी जो तट है, जितने भी पूर्वी तट रेखा पर स्थित राज्य हैं तो उनके तटों को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए दक्षिण के भाग को कोरोमंडल कहा गया है तथा उत्तर के भाग को काकीनाडा तट कहा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से उद्गमित होती है और यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है और भैंस घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो अमरकंटक नामक स्थान पर जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले सवाल देख लेते हैं, इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व की भी सबसे लंबी पर्वतमाला यही है। कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो देखिए एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, जो कि विश्व का सर्वाधिक लंबा मोड़दार पर्वत भी है। अगला सवाल देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसकी जो है सबसे बड़ी जो खान है होम स्टे वह दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ी जो खान है संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी डकोटा राज्य में है, उसका नाम होम स्टे है। अगला सवाल देख लेते हैं, रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए रिहंद योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पर बनाई गई यह परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। जल विद्युत का भी निर्माण इस परियोजना के तहत किया जाता है और पीने के पानी का भी जो है इस तहत झील बनाई गई है, तो झील में पीने का पानी भी रहता है और जल विद्युत का भी जो है उत्पादन किया जाता है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी बनी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के भी सोनभद्र जिले में यह परियोजना स्थित है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बात और कीजिएगा कि जो घंटे का बटन होता है, बेल का बटन होता है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।